नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दुनिया में आप कह सकती हैं रीढ़ की हड्डी माना जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम सब आईटीसी भी कहते हैं। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा। ये जीएसटी का शायद सबसे अहम पहलू है। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक काफी विस्तृत अध्याय चैप्टर 8 है जो आईटीसी के नियमों और शर्तों को बहुत बारीकी से समझाता है। और ये जानकारी 31 अक्टूबर 2024 तक अपडेटेड है, तो एकदम ताज़ा है। हाँ, ये अच्छा है कि जानकारी लेटेस्ट है, क्योंकि जीएसटी में बदलाव होते रहते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि आईटीसी के ये जो थोड़े उलझे हुए से नियम हैं, उन्हें थोड़ा सुलझाकर समझें। आखिर ये है क्या चीज़, इसका फायदा किसे और कैसे मिलता है, कौन सी शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सही। और ये समझना भी जरूरी है कि जीएसटी सिस्टम में इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। हाँ, और यहीं से मेरा वो सवाल आता है, आखिर क्यों कहते हैं कि आईटीसी जीएसटी सिस्टम की जीवन रेखा है, मतलब लाइफलाइन। ये कैसे पक्का करता है कि वो जो टैक्स पटाक्स लगने वाली बात थी, कैस्केडिंग इफेक्ट, वो न हो। चलिए इसी गुत्थी को आज खोलते हैं। जरूर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं को याद करें, जैसे वो सेंट्रल एक्साइज था, सर्विस टैक्स, वैट, तो उनमें क्रेडिट लेना सच कहूं तो एक सिरदर्द ही था। हाँ, बिल्कुल। क्रेडिट की चेन अक्सर टूट जाती थी। एक टैक्स का क्रेडिट दूसरे में यूज नहीं हो पाता था। हाँ, और नतीजा टैक्स पर टैक्स लगता था और चीजें महंगी होती थीं। एग्जैक्टली। जीएसटी और खासकर आईटीसी का जो पूरा ढांचा है, वो इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। ये एक क्या कहें, सीमलेस क्रेडिट फ्लो, क्रेडिट का फ्लो एकदम स्मूथ रखता है। अच्छा, सीमलेस क्रेडिट फ्लो। हाँ, आप कह सकते हैं कि आईटीसी ही वो मैकेनिज्म है जो जीएसटी को सही मायने में वैल्यू एडेड टैक्स बनाता है। हर स्टेज पर जो वैल्यू बढ़ रही है, टैक्स उसी पर लगता है, क्योंकि पिछले स्टेज पर जो टैक्स दिया उसका क्रेडिट आगे मिल जाता है। ओके, तो बोझ सिर्फ फाइनल कंज्यूमर पर, बीच वाले बिजनेस पर नहीं। बिल्कुल, यही है इसकी जीवन रेखा वाली बात। तो अगर इसे और आसान करें, तो आईटीसी का मतलब हुआ कि मैं एक रजिस्टर्ड कारोबारी हूं, मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा या सेवा ली या कोई मशीनरी, कैपिटल गुड्स लिए। हाँ, तो उस खरीद पर जो मैंने जीएसटी चुकाया, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। सही। और फिर उस क्रेडिट का इस्तेमाल मैं अपनी बिक्री, आउटपुट सप्लाई पर जो जीएसटी बन रहा है उसे चुकाने के लिए कर सकती हूँ। एकदम सही। बस कुछ चीजें हैं जिन्हें ब्लॉक्ड क्रेडिट्स कहते हैं, उन पर ये क्रेडिट नहीं मिलता, उस पर हम आगे आएंगे। हाँ, ब्लॉक क्रेडिट्स पे बात करेंगे, पर पहले कुछ जरूरी शब्द हैं, शायद स्रोत में जिक्र था, जैसे इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स। हाँ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि सारी पात्रता इन्हीं पर टिकी है। देखिए, इनपुट कोई भी सामान, कैपिटल गुड्स को छोड़कर जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो। ओके। इनपुट सर्विस कोई भी सेवा जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है। और कैपिटल गुड्स वो सामान है जिनका मूल्य आपने अपने अकाउंट्स की किताबों में कैपिटलाइज किया हो और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। अच्छा, कैपिटलाइज होना जरूरी है। हाँ, और इनपुट टैक्स जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी आपने खरीद पर दिया है, इसमें रिवर्स चार्ज वाला टैक्स भी आता है और इंपोर्ट पर लगा आईजीएसटी भी, लेकिन हाँ, कॉम्पोजिशन टैक्स नहीं। कॉम्पोजिशन वाला नहीं, ठीक है। तो आईटीसी इसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट। करेक्ट। ठीक है, ये बेसिक चीजें समझ आ गई। अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये क्रेडिट आखिर मिलता किसे है और कैसे? स्रोत कहता है सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति को और बिजनेस यूज के लिए, पर क्या इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है। कहने को तो आसान लगता है, पर असल में सेक्शन 16(2) में कई शर्तें दी गई हैं, पूरी करनी पड़ती हैं। हम उन्हें कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, जैसे? पहला है, आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का मामला। आपके पास सप्लायर का दिया हुआ एक वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या कोई और बताया गया डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रूल 36 में ये लिखा है। बिल तो होना ही चाहिए। हाँ, पर सिर्फ होना काफी नहीं है। वो जो इनवॉइस या डेबिट नोट है ना, वो आपके जीएसटीआर 2B फॉर्म में दिखना भी चाहिए। सप्लायर ने उसे अपने जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में अपलोड किया हो, तब वो आपके 2B में आएगा। ओह, अगर सप्लायर ने अपनी रिटर्न में वो इनवॉइस नहीं डाला या गलत डाल दिया, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही मेरे पास पक्का बिल हो। बिल्कुल, यहीं पर सारी बात है।
GSTR2B एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है। वो बताएगा कि आपको कितना क्रेडिट मिलना है। अगर इनवॉइस 2B में नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक सप्लायर उसे ठीक से अपलोड न कर दे। बाप रे, ये तो सप्लाई पे काफी निर्भरता हो गई। मतलब वेंडर्स चुनते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे सप्लायर चुनें जो कंप्लायंट हों, जो टाइम पर और सही रिटर्न भरते हों। नहीं तो आपका ITC अटक सकता है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बड़ी शर्त? दूसरी है सप्लाई का मिलना और पेमेंट। मतलब जिस चीज पर आप क्रेडिट ले रहे हैं वो माल या सेवा आपको वाकई में मिल गई हो। सेक्शन 16(2)B यही कहता है। ये तो ठीक है, माल मिलेगा तभी तो क्रेडिट लेंगे। हाँ, पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिल टू शिप टू मॉडल। अच्छा, बिल टू शिप टू, ये क्या है? मान लीजिए आपने बी ने किसी सप्लायर ए को ऑर्डर दिया, लेकिन कहा कि माल सीधे आपके ग्राहक सी को भेज दो। बिल ए ने आपको बी दिया, पर माल गया सी के पास। हाँ, ऐसा तो होता है अक्सर। तो इस केस में कानून ये मानता है कि माल आपको बी ही मिला है और आप ए के बिल पर ITC ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत काम की बात है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी शर्त है कि आपके सप्लायर ने उस सप्लाई पर जो टैक्स बनता था वो सरकार को चुका दिया हो। कैश से या ITC से, जैसे भी। सेक्शन 16(2)C। हाँ, अगर सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता है तो आपको जो क्रेडिट मिला था वो रिवर्स करना पड़ सकता है, ब्याज के साथ। रूल 37A इसी बारे में है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सप्लायर ने टैक्स भरा या नहीं? ये तो मुश्किल है ट्रैक करना। मुश्किल तो है, ये सिस्टम की एक चुनौती कह सकते हैं। फिलहाल तो नियम यही है कि अगर सप्लायर डिफॉल्ट करता है तो रिसीवर का क्रेडिट खतरे में पड़ सकता है। और वो 180 दिन वाली बात क्या थी? वो भी पेमेंट से जुड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 16(2) का दूसरा प्रोविजो और रूल 37। अगर आपने सप्लायर को इनवॉइस जारी होने के 180 दिनों के अंदर पेमेंट वैल्यू प्लस टैक्स नहीं की, तो जितना ITC आपने लिया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। ओह, 180 दिन। हाँ, बाद में जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप वो क्रेडिट फिर से ले सकते हैं, रीअवेल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब क्रेडिट परमानेंटली लॉस नहीं होता, बस रिवर्स करना पड़ता है। हाँ, इसका मकसद ये है कि क्रेडिट का फ्लो पेमेंट से जुड़ा रहे। कोई बेवजह क्रेडिट लेकर ना बैठा रहे जबकि उसने पेमेंट ही नहीं की। इससे सप्लायर का कैश फ्लो भी ठीक रहता है। ठीक है, समझ गई। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सप्लाई और पेमेंट हो गया, और तीसरी मुख्य बात? तीसरी है आपकी खुद की कंप्लायंस। मतलब आपको, यानी जो क्रेडिट ले रहा है, उसको अपना GSTR3B रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सेक्शन 16(2)D। मेरा अपना रिटर्न फाइल होना चाहिए। हाँ, और एक और चीज है, सेक्शन 38 के तहत ये देखना होगा कि कहीं GSTR2B में दिखने वाला क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। कुछ खास किस्म के सप्लायर से मिले क्रेडिट पर रोक लग सकती है, जैसे जो नए रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने टैक्स डिफॉल्ट किया है। अच्छा, तो 2B में दिखने के बाद भी रोक लग सकती है? हाँ, ये सेक्शन 38 वाली रिस्ट्रिक्शन चेक करनी होगी। ठीक है। और ये क्रेडिट लेने की कोई टाइम लिमिट भी है? मतलब कब तक ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। सेक्शन 16(4) किसी फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइस या डेबिट नोट पर ITC आप अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक या फिर उस साल का एनुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो उसी तारीख तक ले सकते हैं। 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। एग्जैक्टली। उसके बाद वो क्रेडिट गया, लैप्स हो जाएगा। ये तारीख तो बहुत जरूरी है याद रखना। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात है, सेक्शन 16(3) में अगर आपने किसी कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी के टैक्स वाले हिस्से पर इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, अच्छा, डेप्रिसिएशन। हाँ, तो फिर आप उस टैक्स अमाउंट का ITC नहीं ले सकते। मतलब दोहरा फायदा नहीं मिलेगा, या तो डेप्रिसिएशन लो या ITC लो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, तो ये तो हुई क्रेडिट लेने की सारी शर्तें, पर हमने ये भी सुना है कि कभी-कभी पूरा क्रेडिट नहीं मिलता, भले ही सारी शर्तें पूरी हों। जैसे अगर कोई चीज पर्सनल काम में भी आ रही हो। आपने बिल्कुल सही सुना। सेक्शन 17 इसी बारे में बात करता है। पहली बात, अगर आप कोई सामान या सेवा लेते हैं जो बिजनेस के काम भी आती है और आपके निजी काम भी, मतलब नॉन बिजनेस यूज भी है। हाँ, जैसे ऑफिस की गाड़ी घर के काम भी आ रही है। हाँ, बिल्कुल। तो ITC सिर्फ उस हिस्से का मिलेगा जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन 17(1). उसको बांटना पड़ेगा मतलब? हाँ, बांटना पड़ेगा। इसी तरह सेक्शन 17(2) कहता है कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं जिन पर टैक्स लगता है, इसमें जीरो रेटेड सप्लाई जैसे एक्सपोर्ट भी शामिल हैं, और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता। जैसे मान लीजिए मैं दवाइयाँ भी बेचती हूँ जिन पर टैक्स है, और कुछ हेल्थ सर्विसेज भी देती हूँ जो एग्जेम्प्ट है। सही। तो जो कॉमन इनपुट या इनपुट सर्विसेज हैं,
जैसे दुकान का किराया या बिजली का बिल, जो दोनों तरह की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका क्रेडिट भी आपको बांटना पड़ेगा। अच्छा। सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई से जुड़े हिस्से का ही आईटीसी मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले हिस्से का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बांटने का तरीका क्या है? कोई रूल है? हाँ, इसके लिए रूल्स 42 और 43 में डिटेल्ड तरीके बताए गए हैं, जो टर्नओवर के अनुपात में बांटने पर आधारित हैं। वो काफी टेक्निकल हैं, पर बेसिक सिद्धांत यही है कि क्रेडिट सिर्फ टैक्सेबल आउटपुट के लिए ही मिलना चाहिए। पर आपने कहा जीरो रेटेड सप्लाई, जैसे एक्सपोर्ट या एसईजी को सप्लाई, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। नहीं, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। जीरो रेटेड सप्लाई पर आउटपुट टैक्स जीरो होता है, लेकिन उनसे जुड़े इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर पूरा आईटीसी मिलता है। पूरा आईटीसी? ऐसा क्यों, जबकि आउटपुट टैक्स जीरो है? क्योंकि सरकार एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहती है। अगर एक्सपोर्ट्स पर इस्तेमाल हुए इनपुट्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो टैक्स एक्सपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट में जुड़ जाएगा और वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो जाएंगे। अच्छा, तो आईटीसी देकर सरकार एक तरह से टैक्स को एक्सपोर्ट होने से रोकती है, सिर्फ सामान एक्सपोर्ट होता है। परफेक्ट। आप आईटीसी क्लेम करके उसे रिफंड ले सकते हैं। इससे भारतीय सामान कॉम्पिटिटिव बना रहता है। समझ गए। अब आते हैं उस लिस्ट पर जिसका डर रहता है, ब्लॉक क्रेडिट्स, सेक्शन 17(5). ये वो चीजें हैं जिन पर बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, जरा भी नहीं। हाँ, ये वो स्पेसिफिक सप्लाईज हैं जिन्हें कानून ने आईटीसी के दायरे से बाहर कर दिया है, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना लगे। इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं समझने के लिए। ओके, बताइए। पहली कैटेगरी, वो चीजें जिनका पर्सनल यूज भी हो सकता है या जिन्हें शायद सरकार लग्जरी मानती है। इसमें आती हैं मोटर व्हीकल, मतलब यात्री गाड़ियां जिनमें 13 सीट तक हो, ड्राइवर मिलाकर। कारें वगैरह? हाँ, इन पर आईटीसी ब्लॉक है, सिवाय 3 सूरतों के। या तो आप उन्हें आगे बेचते हैं, जैसे कार डीलर, या आप उनसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे टैक्सी सर्विस, या आप ड्राइविंग सिखाते हैं, ड्राइविंग स्कूल। अच्छा, लेकिन ट्रक या बस 13 से ज्यादा सीट वाली पर मिलेगा? हाँ, माल ढोने वाले वाहनों पर और 13 से ज्यादा सीटों वाली बसों पर आईटीसी मिल जाता है। इसी तरह जहाज और हवाई जहाज पर भी ब्लॉक है, कुछ खास उपयोगों को छोड़कर। और इन गाड़ियों की सर्विसिंग, इंश्योरेंस वगैरह पर? सामान्यतः अगर गाड़ी पर आईटीसी ब्लॉक है, तो उसकी जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर वगैरह पर भी आईटीसी ब्लॉक रहेगा। कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर वो योग्य उद्देश्य के लिए है या बनाने वाला या इंश्योरर सर्विस ले रहा है। ठीक है। और क्या आता है इस कैटेगरी में? फिर है खाना पीना, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी। इन पर भी नहीं मिलेगा, भले ही क्लाइंट मीटिंग के लिए केटरिंग कराई हो। सामान्यतः नहीं। हाँ, अगर आप खुद केटरर हैं और आगे वही सर्विस दे रहे हैं, या ये किसी कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा है, या कानूनन कर्मचारियों को देना जरूरी है, तब मिल सकता है। ओके। और क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप, कर्मचारियों को छुट्टी पर दिए जाने वाले यात्रा लाभ जैसे एलटीसी, इन पर भी आईटीसी ब्लॉक है, सिवाय जब कानूनन देना जरूरी हो। मतलब सरकार पर्सनल और बिजनेस खर्च के बीच एक लाइन खींचना चाहती है। हाँ, लगता तो यही है। ठीक है, ये हुई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये जुड़ी है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति से। हाँ। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग, ऑफिस बनवा रहे हैं और उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सेवा ले रहे हैं, तो उस पर आईटीसी ब्लॉक है। यानी कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें प्लांट और मशीनरी शामिल नहीं है। अगर प्लांट और मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो मिल सकता है। अच्छा, और अगर मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्टर हूँ और आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के लिए ये सर्विस ले रही हूँ, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग? हाँ, उस केस में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मैं खुद ही अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बनवा रही हूँ, मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्शन? हाँ, तो उस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए माल और सेवाओं पर भी आईटीसी ब्लॉक है। फिर से प्लांट और मशीनरीज का अपवाद है। तो बिल्डिंग बनाने पर आईटीसी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, सामान्यतः बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर आईटीसी ब्लॉक है, जब तक कि वो प्लांट और मशीनरी का हिस्सा ना हो या खर्च कैपिटलाइज ना किया गया हो। प्लांट और मशीनरी की परिभाषा क्या है यहाँ? इसमें भी पेंच है। प्लांट और मशीनरी की परिभाषा में जमीन, बिल्डिंग, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर बिछाई पाइपलाइन जैसी चीजें शामिल नहीं की गई हैं, तो इन पर आईटीसी ब्लॉक ही रहेगा। ओह, काफी स्पेसिफिक है। ठीक है, ये हुई प्रॉपर्टी वाली बात। और कोई मुख्य ब्लॉक क्रेडिट्स? तीसरी कैटेगरी कह सकते हैं, जो कुछ खास पॉलिसी या स्थितियों से जुड़ी है।
अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले सप्लायर से कुछ खरीदा है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टैक्स चार्ज ही नहीं करता ढंग से। हाँ, ये तो पता है। फिर हाल ही में जोड़ा गया है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किए गए खर्चों पर इस्तेमाल हुए माल या सेवाओं पर आईटीसी ब्लॉक है। अच्छा, CSR खर्चों पर भी आईटीसी नहीं? नहीं। और अगर कोई माल खो गया, चोरी हो गया, नष्ट हो गया या आपने उसे गिफ्ट या फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया, हाँ, सेक्शन 17(5)(h). हाँ, तो उस माल पर लिया गया आईटीसी भी ब्लॉक है। मतलब आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर ले लिया था। सेल्स प्रमोशन स्कीम जैसे बाय वन गेट वन पर आईटीसी मिलेगा या नहीं, ये केस टू केस देखना पड़ता है। ठीक है। और अगर आपने कोई टैक्स धोखाधड़ी का मामले में सेक्शन 74 या माल पकड़े जाने पर सेक्शन 129 या जब्त होने पर सेक्शन 130 चुकाया है तो उस टैक्स का आईटीसी भी ब्लॉक है। अच्छा, पेनल्टी वाले टैक्स पर आईटीसी नहीं? सही। तो ये है ब्लॉक क्रेडिट्स की मोटी-मोटी लिस्ट। ये लिस्ट तो वाकई काफी लंबी और पेचीदा है। कारोबारियों को तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा कि किस खर्च पर आईटीसी क्लेम करना है और किस पर नहीं। बिल्कुल। जरा सी चूक हुई और बाद में नोटिस आ सकता है, ब्याज और पेनल्टी के साथ। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि आईटीसी कैसे क्लेम करना है, क्या शर्तें हैं और क्या क्लेम नहीं करना है, यानी ब्लॉक क्रेडिट्स। अब मान लीजिए हमें सही आईटीसी मिल गया, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया। अब उसे इस्तेमाल कैसे करना है? क्या कोई भी क्रेडिट किसी भी टैक्स के लिए यूज हो सकता है? जैसे आईजीएसटी क्रेडिट से सीजीएसटी भर दूं या एसजीएसटी से सीजीएसटी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बिल्कुल तय क्रम और नियम है। सेक्शन 49 और रूल 88A में बताया गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, क्या क्रम है? देखिए, सबसे पहले आपको अपना आईजीएसटी क्रेडिट इस्तेमाल करना है। ओके, आईजीएसटी फर्स्ट। हाँ, इसे सबसे पहले आईजीएसटी की देनदारी चुकाने में इस्तेमाल करेंगे। अगर आईजीएसटी चुकाने के बाद भी ये क्रेडिट बच जाता है तो आप इसे सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी की देनदारी चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अनुपात में, किसी भी क्रम में। मतलब बचे हुए आईजीएसटी क्रेडिट से सीजीएसटी भी भर सकते हैं और एसजीएसटी यूटीजीएसटी भी? हाँ, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है, आईजीएसटी क्रेडिट को पूरी तरह खत्म करना होगा, मतलब जीरो करना होगा। तभी आप सीजीएसटी या एसजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। ओह, ये इंपॉर्टेंट है। जी। पहले आईजीएसटी क्रेडिट पूरा खत्म करो, बिल्कुल। फिर आता है सीजीएसटी क्रेडिट। इसे आप पहले सीजीएसटी की देनदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर फिर भी बच जाए तो बची हुई आईजीएसटी देनदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए नहीं? नहीं, सीजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल एसजीएसटी यूटीजीएसटी चुकाने के लिए नहीं हो सकता। ये क्रॉस यूटिलाइजेशन बंद है। ठीक है। और एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट? एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट पहले उसी टैक्स एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की देनदारी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर बच जाए तो बची हुई आईजीएसटी देनदारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सीजीएसटी के लिए? नहीं, सीजीएसटी के लिए नहीं। एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल सीजीएसटी चुकाने के लिए नहीं हो सकता। और एक और बात, आईजीएसटी के लिए तभी इस्तेमाल होगा जब सीजीएसटी क्रेडिट पूरी तरह खत्म हो चुका हो। बाप रे, ये क्रम तो काफी ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। पहले पूरा आईजीएसटी खत्म करो, फिर सीजीएसटी से सीजीएसटी और बचा हुआ आईजीएसटी भरो, फिर एसजीएसटी यूटीजीएसटी से एसजीएसटी यूटीजीएसटी और बचा हुआ आईजीएसटी भरो अगर सीजीएसटी क्रेडिट खत्म हो गया है तो। हाँ, यही क्रम है। इसको फॉलो करना जरूरी है, वरना सिस्टम गलत पेमेंट दिखा सकता है या आपकी कैश लायबिलिटी गलत कैलकुलेट हो सकती है। मतलब सही प्लानिंग करनी होगी कि किस क्रेडिट को कैसे यूज करें ताकि कैश पेमेंट कम से कम करना पड़े। बिल्कुल, ये सीधे सीधे आपके बिजनेस के कैश फ्लो पर असर डालता है। ठीक है, अब एक और सवाल। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस तो दिख रहा है लेकिन मैं उसे इस्तेमाल ही ना कर पाऊं, मतलब सरकार उस पर रोक लगा दे? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए दो मुख्य नियम हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं। पहला है रूल 86A। रूल 86A? हाँ, ये नियम टैक्स ऑफिसर को पावर देता है। अगर उसे लगता है उसके पास कारण है मानने के कि आपने आईटीसी धोखाधड़ी से लिया है या आप एलिजिबल नहीं थे, जैसे जाली बिल पर ले लिया या बिना माल सेवा मिले ही क्रेडिट ले लिया या सप्लायर का पता ही नहीं है या उसने टैक्स नहीं भरा, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उस क्रेडिट के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है। रोक लगा सकता है? कितने टाइम के लिए? 1 साल तक के लिए। ये एक तरह का एंटी अब्यूज प्रोविजन है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। अच्छा, ये तो हुआ फ्रॉड के केस में।
और दूसरा नियम? दूसरा नियम है रूल 86B। ये शायद ज्यादा कारोबारियों पर असर डालता है। रूल 86B ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी महीने में आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू, इसमें एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाई शामिल नहीं है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में? हाँ, तो आप अपनी आउटपुट टैक्स देनदारी का ज्यादा से ज्यादा 99% ही आईटीसी से चुका सकते हैं। मतलब? मतलब कम से कम 1% टैक्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, यानी नकद में चुकाना ही पड़ेगा, भले ही आपके क्रेडिट लेजर में करोड़ों का बैलेंस क्यों ना पड़ा हो। क्या 1% कैश में देना ही पड़ेगा अगर 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो? ऐसा क्यों? इसके पीछे सरकार का मकसद शायद ये है कि जो बड़े कारोबारी हैं वो भी कम से कम थोड़ा टैक्स तो कैश में जरूर जमा करें। इससे शायद उन जाली इनवॉइस रैकेट्स पर लगाम लगाने में मदद मिलती है, जहां सिर्फ कागजों पर आईटीसी घूमता रहता है और सरकार के खजाने में कैश आता ही नहीं। लेकिन ये तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगे। अगर मेरे पास क्रेडिट है तो मैं यूज क्यों ना करूं? हाँ, ये बहस का मुद्दा रहा है, लेकिन फिलहाल नियम यही है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अच्छा, अपवाद है? क्या है वो? हाँ, ये 1% कैश पेमेंट वाला नियम लागू नहीं होगा अगर आपने या आपके बिजनेस के कर्ता धर्ता, जैसे प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी साल 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स भरा हो। अच्छा, अगर इनकम टैक्स भरा है तो छूट है? हाँ, या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी रिफंड मिला हो, जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से। रिफंड मिला हो तो भी छूट? हाँ, या फिर आप कोई सरकारी विभाग, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी हो, या फिर आपने चालू वित्त वर्ष में अब तक अपनी कुल आउटपुट टैक्स देनदारी का 1% से ज्यादा कैश से ही चुका दिया हो। अच्छा, तो काफी सारे अपवाद भी हैं। मतलब ये नियम बेसिकली बहुत बड़े कारोबारियों पर ही असर डालेगा जो शायद इन अपवादों में ना आते हों। हाँ, कह सकते हैं। ये नियम बड़े कारोबारियों के कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए जरूर एक अहम फैक्टर बन गया है। उन्हें हर महीने अपनी कैश लायबिलिटी प्लान करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये यूज करने के नियम और रोक भी समझ आ गई। अब आखिर में बस संक्षेप में उन खास स्थितियों पर बात कर लेते हैं जो सेक्शन 18 में है, जहां आईटीसी के नियम थोड़े अलग हो जाते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करे या स्कीम बदले। हाँ, सेक्शन 18 ऐसी कई स्पेशल सिचुएशंस को कवर करता है। मोटा मोटा समझे तो कुछ स्थितियों में क्रेडिट मिलता है, जैसे अगर आप नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, चाहे मजबूरी में या मर्जी से, तो रजिस्ट्रेशन से ठीक पहले आपके पास जो स्टॉक में माल पड़ा है, इनपुट, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स में, उस पर आईटीसी मिल सकता है। अच्छा, नया रजिस्ट्रेशन लेने पर स्टॉक पर क्रेडिट? हाँ, इसी तरह अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आते हैं, तो उस बदलाव से ठीक पहले जो स्टॉक और कैपिटल गुड्स आपके पास हैं, उन पर आईटीसी मिल सकता है, कैपिटल गुड्स पर कुछ कटौती के बाद। या अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई अचानक टैक्सेबल हो जाती है, तब भी स्टॉक और कैपिटल गुड्स पर क्रेडिट मिल सकता है। इसके लिए कुछ करना पड़ता है? हाँ, एक फॉर्म भरना होता है, जीएसटी ITC-01, 30 दिन के अंदर, और ये क्रेडिट सिर्फ उन्हीं बिलों पर मिलता है जो 1 साल से ज्यादा पुराने ना हो। ओके। कुछ स्थितियों में क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। इसका उल्टा भी होता है। अगर आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं, या आपकी सारी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाती है, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो उस वक्त आपके पास जो स्टॉक और कैपिटल गुड्स हैं, उन पर आपने जो आईटीसी लिया था, वो रिवर्स करना पड़ता है। अच्छा, वापस देना पड़ता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके। इसके भी नियम है रूल 44 में। और अगर बिजनेस बेच दें या मर्जर हो जाए तो आईटीसी का क्या होता है? हाँ, सेक्शन 18(3) और रूल 41। अगर बिजनेस बिकता है, मर्ज होता है, डीमर्ज होता है, तो बचा हुआ आईटीसी नए मालिक को ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते बिजनेस की देनदारियां भी ट्रांसफर हुई हों। इसके लिए फॉर्म जीएसटी ITC-02 फाइल करना होता है। ठीक है। और कैपिटल गुड्स बेचने पर, जिन पर आईटीसी लिया था? हाँ, सेक्शन 18(6) और रूल 44(6). अगर आप ऐसे कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी बेचते हैं जिन पर आपने आईटीसी लिया था, तो आपको एक अमाउंट सरकार को चुकाना होगा। ये अमाउंट होगा या तो उन पर लिया गया आईटीसी हर तिमाही या उसके हिस्से के लिए 5% घटाकर बची हुई लाइफ के लिए, या फिर उस बिक्री पर लगने वाला टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ओह, मतलब या तो बचा हुआ क्रेडिट वापस करो या बिक्री पर टैक्स दो जो भी ज्यादा हो। बिल्कुल। तो ये थी इनपुट टैक्स क्रेडिट की दुनिया में हमारी आज की गहरी पड़ताल। ये तो बिल्कुल साफ है कि आईटीसी सिर्फ कोई टैक्स का नियम नहीं है, ये वाकई जीएसटी सिस्टम की जान है,
वो जीवन रेखा जो टैक्स के बोझ को कम करके बिजनेस को स्मूथली चलने में मदद करती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए इसका सही तरीके से हिसाब किताब रखना, सारी शर्तों का ध्यान रखना, ब्लॉक क्रेडिट्स को पहचानना और उनसे बचना, और फिर मिले हुए क्रेडिट को सही क्रम में इस्तेमाल करना, ये हर रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसमें की गई गलती न सिर्फ आपको मिले हुए क्रेडिट का नुकसान करा सकती है, बल्कि आगे चलकर ब्याज और पेनाल्टी का बोझ भी डाल सकती है। बिल्कुल। सतर्कता और सही जानकारी ही इसमें बचाव का रास्ता है। उम्मीद है हमारी इस बातचीत से आईटीसी से जुड़े कई पहलू जो शायद पहले मुश्किल लगते थे, जैसे वो शर्तें, ब्लॉक क्रेडिट्स की लंबी लिस्ट और इस्तेमाल के नियम, अब ज्यादा साफ हो गए होंगे। हाँ, कोशिश तो यही थी कि इसे आसान भाषा में समझा जा सके। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि आईटीसी का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगे, टैक्स पर टैक्स न लगे। लेकिन फिर वो जो रूल 86B आया, जो बड़े कारोबारियों को, जिनके पास शायद पूरा आईटीसी मौजूद है, फिर भी कहता है कि 1% टैक्स कैश में दो। क्या ये उस मूल सिद्धांत से थोड़ा सा हटता हुआ नहीं लगता? इसके पीछे क्या सिर्फ फ्रॉड रोकने का कारण है, या कोई और बड़े आर्थिक या टैक्स पॉलिसी से जुड़े कारण हो सकते हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।